आज का हमारा वीडियो उत्तराखंड की जो हमने टेस्ट सीरीज चला रखी है, जो हर सैटरडे को आती है, उस पर आधारित है। 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, जो आपका यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी का पैटर्न है, उस पर आधारित है। पूरा सिलेबस हमने सिलेबस इसमें कवर करने का प्रयास किया है। आप इसे करने के बाद अपना आकलन करें और कमेंट्स पर हमें लिखें। लेकिन इस बार हम सैटरडे को नहीं जारी कर पाएंगे किसी वजह से, तो ये पेपर आपको संडे के दिन सुबह मिल जाएगा 10 बजे के टाइम में। तो आप इसे संडे के दिन करके हमें कमेंट्स बॉक्स पर लिखिएगा अपने जो भी सुझाव हैं। उसके अलावा अगर आपने अच्छे नंबर प्राप्त करे हैं तो वो भी, कम नंबर वाले भी अपनी प्रोग्रेस लिख सकते हैं। बहुत अच्छा पेपर है, आपको समझ में आएगा यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी का पैटर्न है कैसा है, और आगे जो आपका बीपीडीओ, दरोगा, इनके एग्जाम होने हैं उनमें आपकी काफी हद तक हेल्प करेगा। तो हम शुरू कर रहे हैं। पहला इसका जो भाग है हिंदी, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा रह गया था? कौन सा उपन्यास अधूरा रह गया था? तो इसका सही उत्तर है मंगलसूत्र। प्रेमचंद का यह उपन्यास पूरा नहीं हो पाया था। चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार कौन है? चांद का मुंह टेढ़ा गजानन मुक्तिबोध की रचना है। अगला क्वेश्चन है, किस पत्र में संबोधन महोदय और महोदया पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में लिखा जाता है? जो सरकारी पत्रों में परिपत्र है, इसमें आपका जो संबोधन होता है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को होता है, तो इसमें दोनों चीजें लिखी जाती हैं ऑब्लिक करके, महोदय या महोदया, ताकि 10 विभागों के पास मान लो वो जा रहा है, तो 5 के मान लो महिलाएं हैं, 5 के पुरुष हैं, तो उसमें महोदय और महोदया दोनों मेंशन कर दिया जाता है। ये परिपत्र में ही होता है, क्योंकि ये पत्र तो किसी पर्टिकुलर को जाते हैं, और इनमें से बहुत सारे पत्रों का ये होता है कि उनमें संबोधन होता ही नहीं है। परिपत्र में संबोधन आपके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में होता है। विनय, व्यंग्य, उपहास को व्यक्त करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसी से विनय करने के लिए या व्यंग्य कसने के लिए या उपहास करने के लिए जो आपका चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो होता है विस्मयादिबोधक चिन्ह। अगला, मिश्र वाक्य को पहचानिए। मिश्र वाक्य, इन वाक्यों में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? आपने ऐसा क्यों किया, सरल वाक्य। वाह आप एमपी हो गए, ये भी सरल वाक्य। उसने कहा कि आज छुट्टी है, उसने कहा आज छुट्टी है, दो वाक्य हैं, लेकिन उसने कहा कि लगाने से ये हो गया अधूरा। की लगाने से इतना वाक्य हो गया अधूरा। अब ये दूसरे उपवाक्य की सहायता से पूरा होगा। जब किसी वाक्य में दो वाक्य हो और पहला दूसरे की मदद के बिना पूरा ना हो, ऐसे वाक्य को हम मिश्र वाक्य बोलते हैं। तो इसका सही आंसर ये होगा। अगला, किस शब्द में अन उपसर्ग का उपयोग नहीं हुआ है? अन, ये क्या है? अन धन इच्छा से बना है। ये किससे बना है? अन धन उचित से बना है, अन धन मोल से बना है। तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है। अनुगमन, अनुधन गमन से बना है, तो इसमें अनु उपसर्ग है, उनमें अन है। अगला क्वेश्चन है, निर्भय शब्द में कौन सी संधि होगी? निर्भय, ये बनेगा आपका निह धन भय से, क्योंकि आपको पता है विसर्ग से पहले यदि अ आ को छोड़ करके नी में क्या रहा? ई, और उसके बाद कोई अन्य आपका स्वर या आपका कोई अंत्यस्थ व्यंजन या आपका कोई आपका स्पर्शी व्यंजन आए, तो ये जो विसर्ग होता है ये रौ में बदल जाता है। तो ये बन गया आपका निर्भय, क्योंकि ये रौ बनता है, उसमें ऑलरेडी मात्रा है, तो ये रौ बन करके अपने अगले वर्ण के ऊपर चला जाएगा। तो इसमें संधि होगी विसर्ग संधि। सद्गुण शब्द में कौन सा समास होगा? गुण। गुण शब्द यहां पर क्या है? भाववाचक संज्ञा, और सद क्या है? अच्छे। तो गुण की विशेषता है ये। जब किसी समास में पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताए, अर्थात ये विशेषण हो और ये हो विशेष, तो ऐसे में पहला पद जब दूसरे पद की विशेषता बनाता है तो वो होता है कर्मधारय कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन है, हेतु हेतुमत भूत का उदाहरण है। तुम आते तो मेरा काम बन जाता, लड़के थक गए थे, बारिश होने पर फसल अच्छी होगी, घोड़े के 4 पैर 2 कान हो। देखो, हेतु हेतुमत चाहे भूत का हो या भविष्य का, वर्तमान तो हेतु में तो होता नहीं, क्योंकि ये कयास है, और कयास लगाना हमेशा
किसी न किसी पर निर्भर होता है। जैसे आप कहते हैं कि मैं स्कूल जाता तो आज मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाता, या आप कहते हैं कि मैं अगर बाजार जाऊंगा तो ही सब्जी लेकर के आऊंगा, यानी कि एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। तो इसमें दो हैं ऐसे, तुम आते तो मेरा काम बन जाता, बारिश होने पर फसल अच्छी होगी। ये तो कयास लगा रहा है भविष्य के लिए, ये कयास उसने लगा लिया है भूत के लिए। तो हेतु हेतु मत भूत कह रहा है, तो हेतु हेतु मत का मतलब होता है किसी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, लेकिन ये भूतकाल बता रहा है, यानी कि ये काम हो चुका है, जबकि ये काम होने वाला है, तो ये हेतु हेतु मत भविष्य होगा। अगला क्वेश्चन है, जटिल विशेषण के लिए उपयुक्त संज्ञा क्या होगी? इनमें से चार शब्द जो संज्ञा शब्द दिए हैं, इनके आगे जटिल विशेषण किसमें सबसे बेहतर आपका फिट बैठ सकता है, ये बताना है। जटिल दृष्टि, जटिल प्रश्न, जटिल स्थिति, ये इनमें फिट नहीं बैठ रहा है। जटिल समस्या, यह समस्या बहुत जटिल है ऐसा बोला जाता है, यह प्रश्न बहुत कठिन है, यह स्थिति बहुत विकट है, इस तरीके से बोला जाता है। तो समस्या के पीछे जटिल शब्द सबसे अच्छा आपका विशेषण का काम कर रहा है। संविधान के आरंभ में संवैधानिक भाषाओं की संख्या कितनी थी? तो जिस समय भारत का संविधान लागू हुआ था तो उसकी 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की संख्या थी 14। उसके बाद आपका सिंधी जोड़ी गई, नेपाली जोड़ी गई, कोंकणी जोड़ी गई, आपका मणिपुरी जोड़ी गई, और उसके बाद संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी, तो आठ फिर बाद में जोड़ी गई। तो इस प्रकार से वो बन गई आपके 22, शुरुआत में 14 थी। कौन सा स्वर संवृत स्वर है? संवृत मतलब मुख के होंठों के खुलने के आधार पर कौन वृत्त बनाता है, कौन अर्धवृत्त बनाता है, कौन बिल्कुल छोटा वृत्त बनाता है, उसके आधार पर आपका स्वरों का निर्धारण किया जाता है। मतलब संवृत स्वर आपका उ होता है, उ, इसमें एक वृत्त का निर्माण होता है उ, तो ये आपका सही आंसर होगा। कौन सी वर्तनी अशुद्ध है? ईद सही है, बड़ी होती है। ईश्वर, ये भी सही है। ईख, ये भी सही है। ईसाई गलत है, क्योंकि ईसाई में दोनों ही ई क्या होती हैं, बड़ी होती है, तो इसका सही आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक तत्सम शब्द है? तत्सम, तिनका, तिनका क्या है? एक तद्भव है जो किससे बना है? तिनके का संस्कृत क्या होगा? तृण। टीका, टीका भी एक तद्भव शब्द है, किससे बना है? तिलक। दही भी एक तत्सम शब्द, तद्भव शब्द है, किससे बना है? दधी से। ये अपने आप में तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है दोष। संस्कृत में ऐसे लिखा जाता है, हिंदी में ऐसे। दोष भी सही है, लेकिन ये तद्भव के रूप में है, तत्सम ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया शब्द से निर्मित होती है? भाववाचक संज्ञा जो क्रिया से बने, तो इसमें देखो दूर, दूर क्या है? अपने आप में एक क्रिया है, संज्ञा है। वीर होना क्या है? विशेषण है। थकान किससे बना है? थक, थकना, यानी कि ये थक शब्द क्या है? क्रिया। थकान एक भाववाचक संज्ञा बन गया। भोला, भोलापन, भोला क्या है? आपका विशेषण है। तो इसमें से जो संज्ञा क्रिया से बनी है, क्रिया मूल से बनी है, वो है थकान। थक शब्द अपने आप में क्रिया शब्द है, धातु शब्द है। वे हमारी टीम के सदस्य हैं, वाक्य में सर्वनाम होगा। वे यहां और दूर की वस्तु बताने के लिए ये और वे का प्रयोग किया जाता है। ये किसी नाम के बदले नहीं होते, बल्कि दूर या नजदीक की अनिश्चितता और निश्चितता के लिए होता है, क्योंकि इसमें आपको कंफ्यूजन हो जाएगा पुरुषवाचक और निश्चय। वे ये दूर के चीजों को बताने के लिए कह रहा है, तो इसका मतलब ये निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगला, निम्नलिखित में से किसमें, इसमें मैं आपका सर्वनाम वाला वीडियो मैंने डाला हुआ है, पीछे आप जाकर के देख सकते हैं। बाद में मैं इसमें एक कंप्लीट आपका उत्तराखंड की जो सिलेबस है, उसमें जो कंप्लीट आपका हिंदी का व्याकरण है, वो बहुत डेप्थ में आपको एक बार पढ़ाने वाला हूँ। ज़्यादा नहीं होंगे, 10 टॉपिक होंगे 20-20 मिनट के, लेकिन उसके बाद आपका व्याकरण बहुत शानदार हो जाएगा, उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वो मैं जैसे ही समय मिलता है आपके लिए वो सीरीज लेकर के आता हूँ। निम्नलिखित में से किसमें अकर्मक क्रिया है? अकर्मक, मैं दर्द भूल गया, मैं दर्द भूल गया। वह कविता बोलता है, वह नहाता है, वह घर पर रहता है। देखो यहां पर दर्द क्या है? आपका भूलना क्रिया है, दर्द इसका कर्म है। बोलना क्रिया है,
कविता इसका कर्म है, रहना क्रिया है, घर इसका कर्म है, वह करता है, नहाना क्रिया है, इसमें कर्म नहीं है, तो ये होगा अकर्मक। अगला क्वेश्चन है, राम ने रावण को मारा था, वाक्य में अव्यय होगा। राम ने रावण को मारा था, वाक्य में अव्यय शब्द, देखो वाक्य में अव्यय शब्द क्या है, राम ने ही रावण को मारा था, ही जो इस वाक्य पर बल दे रहा है, यानी कि ये निपात है। निपात अपने आप में अव्यय होते हैं, किसी किताब में नहीं भी दिया रहता है लेकिन होते हैं, क्योंकि अव्यय 5 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मय आदि बोधक अव्यय, और आपका लास्ट वाला होता है निपात। क्योंकि अव्यय शब्द का अर्थ उन शब्दों से होता है जिनमें क्रिया, वचन, काल आदि के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वैसे साधारण शब्दों में कहे तो अविकारी शब्द, जिनमें विकार उत्पन्न नहीं हो सकता उन्हें। अब ही में क्या विकार उत्पन्न होगा, हर काल में, हर लिंग में, हर वचन में ही रहना है, भी ही रहना है, तो ऐसे शब्दों को हम अव्यय शब्द बोलते हैं। तो यहाँ पर ये सही होगा। स्त्री शब्द का विशेषण क्या होगा, स्त्री एक जातिवाचक संज्ञा है, तो इससे विशेषण बनाना हो तो स्त्रीण, क्या बोलेंगे उसको, स्त्रीण, यानी कि जिसमें स्त्रीय स्वभाव हो उसे स्त्रीण बोलते हैं। तो स्त्री तो भाववाचक संज्ञा, स्त्रीण क्या हो गया, उसका विशेषण होता है। तरणी शब्द का पर्यायवाची है, तरणी, तरणी किसका पर्यायवाची है, सूर्य का पर्यायवाची है। तो ये हिंदी है 20 नंबर का, इसे आप देख लीजिए। उसके बाद हमारे हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आपका 40 क्वेश्चन है। किस कार्तिकेयपुर शासक ने कुमाऊं और गढ़वाल का एकीकरण किया था। पहला कार्तिकेयपुर शासक जिसने कुमाऊं गढ़वाल का एकीकरण किया वो था ईस्ट गणदेव। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा 84 माल परगना किस चंद शासक को दिया गया था। 84 माल परगना जो कुमाऊं की तराई है, जिसमें आपका उधम सिंह नगर से लेकर के आपका बनबसा टनकपुर तक का जो आपका तराई का क्षेत्र है, काफी उपजाऊ होता था। इसमें आपके 9 लाख रुपए प्रतिवर्ष का भू राजस्व इकट्ठा होता था। तो अकबर ने जब आपके राजपूत नीति अपनाई तो उत्तराखंड के जो चंद शासक थे कुमाऊं के, उन्होंने भी उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, इसीलिए आपका उसे यहाँ का जमींदारी दे दी गई 84 माल परगना की। तो वो आपको दी थी किसको, रुद्रचंद को, चंद शासक। चंद शासकों द्वारा ताम्रपत्र की वैधता के लिए उसमें उत्कीर्ण कराया जाता था। ताम्रपत्र वैध है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा, क्योंकि ताम्रपत्र में भूमिदान होते थे और भूमिदान की गई भूमि क्या हो जाती थी, वंशानुगत। तो बाद में इसकी अस्पष्टता ना रहे या नया शासक आए तो इसे इनकार ना कर पाए, इसीलिए ताम्रपत्र में हमेशा कटार की मूठ को अंकित कर दिया जाता था, जो वैधता का प्रतीक होता था कि हाँ किसी राजा ने ही ये ताम्रपत्र इसके नाम लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, तराई इंप्रूवमेंट फंड किस कमिश्नर द्वारा स्थापित किया गया था। तराई इंप्रूवमेंट फंड 1883 में तराई के विकास और सिंचाई संसाधनों के विकास के लिए, कृषि कार्यों को बढ़ावा देने के लिए आपके हेनरी रैमजे ने बनाया था। ब्रिटिश कुमाऊं में भूमि स्वामी को कहा जाता था। ब्रिटिश कुमाऊं में भूमि का जो स्वामी होता था, भूमि को कहते थे थात, और उसके स्वामी को कहा जाता था थातवान। बाकी मोरूसी है, खेकर है, सिरतान है, ये भूमि में खेती करने वाले कृषक होते थे, थात और थातवान। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले उत्तराखंड के क्रांतिकारी कौन थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आपको पता है बंबई से आपका पहला रेडियो, गुप्त रेडियो स्थापित हुआ था, जो देश भर में, क्योंकि सभी बड़े स्तर के नेता तो ऑपरेशन जीरो आवर चला करके गिरफ्तार कर लिए गए थे, तो इसमें आपको पता है उषा मेहता है, आपका जो राम मनोहर लोहिया हैं, और बाद में जेपी ने भी अंडरग्राउंड होकर के इसको वो किया था। और उत्तराखंड से जो इस रेडियो के आपके संचालक बने थे वो थे मदन मोहन उपाध्याय। उत्तराखंड में सर्वाधिक कृषि भूमि वाला जिला है, कृषि भूमि यानी कि जिसमें कृषि की जाती है, वो आपका उधम सिंह नगर है। सबसे ज्यादा उधम सिंह नगर के पास है, सबसे कम रुद्रप्रयाग के पास है कृषि भूमि। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल नहीं है, कृषि भूमि है, ध्यान रखिएगा। पवार शासक के रूप में मानवेंद्र शाह का क्रम था। पवार शासकों की जो वंशावलियां मिली हैं उनके अनुसार अंतिम पवार शासक मानवेंद्र शाह का स्थान था 60वां, जो आपके टिहरी के शासक बने थे, क्योंकि डायनेस्टी तो वही चल रही थी। ब्रेक हुई कुछ समय के लिए गोरखों के कारण,
तो उसमें आपका प्रद्युम्न शाह के बाद सुदर्शन शाह निर्वासित रहे, लेकिन सुदर्शन शाह को ही डायनेस्टी मिल गई थी, तो वही आपका वंश चल रहा था। उसमें अंतिम शासक हुए थे मानवेंद्र शाह, 60वें शासक। बौरानी मेला किस जिले में लगता है? बौरानी मेला पिथौरागढ़ जिले में लगता है, सैम देवता के मंदिर में। उत्तराखंड के किस भाग में पीट मिट्टी उस मिट्टी को कहा जाता है जो दलदलीय होती है, जिसमें जलभराव ज्यादा होता है। उत्तराखंड में जलभराव की जो सामान्य दशा पाई जाती है वो तराई और भाबर में ज्यादा पाई जाती है, तो इसमें सही आंसर होगा तराई। तराई इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें जलभराव की स्थिति होती है और कई कई स्थानों पर दलदल बन जाते हैं, तो उन दलदलों में ही आपकी जो मिट्टी होती है उसे पीट मिट्टी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सरकार में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? उत्तराखंड की सरकार में अधिकतम 12 मंत्री हो सकते हैं, क्योंकि ये आपका जनप्रतिनिधि एक्ट 2001 की आपके प्रावधान है कि जो आपका किसी भी आपका राज्य या केंद्र में जो आपका लोकसभा है और जो आपका राज्य में विधानमंडल है उसकी कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते हैं। तो इस हिसाब से 12 गुणा 12 जो हमारे 70 आपके विधायक हैं उनका 15% बैठता तो 10.5 ही है, लेकिन इसमें न्यूनतम की सीमा 12 है, तो 12 हो सकते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड के कितने जिले ऐसे हैं जिनमें बृहद हिमालय स्थित है? 6 जिले जिनमें हिमालय की बृहद चोटियां, उत्तरकाशी 1, चमोली 2, पिथौरागढ़ 3, बागेश्वर 4, रुद्रप्रयाग 5, टिहरी 6। 6 जिले ऐसे हैं जिनमें आपका हिमालय के ग्लेशियर और बृहद हिमालय स्थित है। केदार खंड के सप्त सामुद्रिक स्रोत में कौन सी नदी स्थित सम्मिलित नहीं है? केदार खंड में जो सप्त सामुद्रिक स्रोत बताया गया है उसमें कौन सी नदी नहीं है? अलकनंदा, भागीरथी 2 तो हैं ही, जो पंचप्रयाग बनाती हैं वो सभी हैं। नंदाकिनी भी है, मंदाकिनी भी है, पिंडर भी है, वो तो सब नदियां होंगी, और नयार भी है, फूलचट्टी में आखिर ये भी गंगा से मिलती है। रामगंगा इसका हिस्सा नहीं है। कौन सा ताल उत्तरकाशी में स्थित नहीं है? लामा ताल है, रोहिसाना ताल है, देवसाड़ी ताल है, ये सब उत्तरकाशी के हैं। बेनी ताल चमोली में है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? उत्तराखंड में जो राष्ट्रीय उद्यान है हाथियों के लिए वो है राजाजी नेशनल पार्क। ये आपका उत्तर क्षेत्र में जो प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है भारत में, उसमें सबसे उत्तरी आपका पार्क भी है जिसमें हाथी पाए जाते हैं। राजाजी नेशनल पार्क आपका देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार की जो सीमा पर है। नदियों का पूर्व से पश्चिम सही क्रम होगा, पूर्व से पश्चिम, यानी कि यहाँ से यहाँ पूर्व में। तो नंधौर नदी आपके उधम सिंह नगर में आपके नैनीताल से निकलती है, रामगंगा, कोसी, तो ये गलत क्रम है। नंधौर सबसे पूर्व में, उसके बाद गोला, गोला के बाद कोसी, कोसी के बाद रामगंगा, ये बिल्कुल सही क्रम है बी वाला। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कृषि विपणन हेतु मंडी परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मंडी परिषद, उत्तराखंड में कृषि उत्पादों को बेचने के लिए मंडियों की स्थापना जो परिषद बनाई गई थी वो बनाई गई थी दिसंबर 2000 में। नवंबर में राज्य बना, उसके अगले महीने ही आपका इसका गठन कर दिया गया था। कौन सा बुग्याल नंदा राजजात के मुख्य मार्ग पर स्थित है? बेदनी बुग्याल, इससे होकर के गुजरती है रूपकुंड होते हुए, तो रूपकुंड आपका बेदनी बुग्याल क्षेत्र में ही है। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण प्रायः सोने का ही होता है? इन आभूषणों में ऐसा आभूषण कौन सा है जो प्रायः सोने से ही बनाया जाता है? हंसुली तो चांदी का भी होता है, धागुल चांदी के ही होते हैं, पौंटा पैरों में पहने जाते हैं, पैरों की हर चीज, हर आभूषण चांदी का होता है। नथुली, नथ प्राचीन काल से ही ऐसा आभूषण रहा है जो शुरुआत से ही सोने का बनाया जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर का नाम चुंडपुर था? चुंडपुर आपका देहरादून का जो पश्चिमी हिस्सा है, विकासनगर, उसे कहा जाता था, दून घाटी का। अगला क्वेश्चन है, मृतक आत्मा की शांति के लिए ग्वन नामक संस्कार किस जनजाति में किया जाता है? तो ग्वन संस्कार होता है आपका भोटिया जनजाति में। उत्तराखंड में कोली जाति का संबंध किस व्यापार से है? कोल्हू से तेल निकालना, कपड़े बुनना, जागर गायन या कुम्हार? तो कोली लोग उत्तराखंड में किसका काम करते थे? आपके कपड़े बुनने का काम, तो ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की पहली कैशलेस नगरपालिका कौन बनी थी? पहली कैशलेस नगरपालिका बनी थी ऋषिकेश, जिसमें अधिकतर जो काम हो रहे हैं वो कैश में नहीं होते, अब वो आपके नेफ्ट यानी कि जो आपका
नेशनल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर फंड ट्रांसफर है, आरटीजीएस है, या फिर आपके जो भी फिनटेक कंपनियों के द्वारा ऐप लॉन्च किए गए उनसे ही वहाँ लेन देन होते हैं। तो पहली जो आपके नगर पालिका है वो ऋषिकेश है। मसूरी का झूला पुल, झूला कांड, झूला घर कांड, जो एक्चुअल में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान खटीमा कांड के दूसरे दिन हुआ था। कांड में शहीद होने वाली 2 महिलाएं कौन थी? तो इसमें हंसा धनाई और बेलमती चौहान, ये दोनों भी महिलाएं भी इस कांड में शहीद हो गई थी। उत्तराखंड के किस फसल को $1 बिलियन ग्रास कहा जाता है? उत्तराखंड में जो झंगोरा होता है, ये उत्तराखंड की एक महत्वपूर्ण फसल है झंगोरा। ये आपका $1 बिलियन ग्रास के नाम से भी जानी जाती है। रम्माण उत्सव के पूर्व रात्रि जागरण को क्या कहा जाता है? रम्माण के जागरण को बोलते हैं श्यूर्त। ये 40 शब्द आपकी केदार नृत्य से जुड़ा है। श्यालदे और बिखौती आपको पता है, आपके श्यालदे बिखौती मेला जो विश्वत संक्रांति को द्वाराहाट में विभांडेश्वर मंदिर में लगता है, उससे जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सर्वेयर व भूगोलविद नैन सिंह रावत का जन्म किस गांव में हुआ था? नैन सिंह रावत का जन्म हुआ था मिलम गांव में, पिथौरागढ़ के मिलम गांव में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पाया जाने वाला हिमालयन पाइका नामक प्राणी क्या है? हिमालयन पाइका उत्तराखंड में एक बंदर रहित चूहे की प्रजाति है। उत्तराखंड में मूर्ति रहित मंदिर समूह कौन सा है? उत्तराखंड में एक ऐसा समूह जिसमें मूर्तियां नहीं है, वो है वैतरणी कुंड गोपेश्वर चमोली का। इसमें मूर्तियां नहीं है, बाकी सभी मंदिरों में मूर्तियां पाई जाती हैं। गढ़वाली अखबार किस वर्ष आरंभ हुआ था? गढ़वाली जो आपका अखबार था गढ़वाली भाषा में छपने वाला, वो आपका 1905 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में हिंदी भाषा में पहले डीलिट उपाधि प्राप्त हुई। भारत में पहली जो हिंदी भाषा में डीलिट प्राप्त हुई थी वो उत्तराखंड के पीताम्बर दत्त बड़थवाल को प्राप्त हुई थी। हिंदी में डीलिट पहले यही है भारत के। उत्तराखंड में किस व्यक्ति को संयुक्त प्रांत यानी कि यूपी में प्रीमियर के नाम से जाना जाता था? यूपी में प्रीमियर कहा जाता था हरगोविंद पंत को। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कत्था उत्पादन इकाइयां स्थापित है। अधिकतर कत्था उत्पादन इकाइयां उत्तराखंड में आपके हल्द्वानी में है, क्योंकि इस क्षेत्र की तराई में खैर के वृक्ष पाए जाते हैं, उनसे कत्था निर्मित किया जाता है। हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक्स कार्यक्रम का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? ये आपके उत्तराखंड राज्य के सभी ब्लॉकों में स्मार्ट स्कूल बनाने की और शिक्षा में सुधार के लिए एक पहल है मुख्यमंत्री की। अभी इसका उद्घाटन चंपावत में किया था मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, उत्तरकाशी का कौन सा गांव आध्यात्मिक पर्यटन गांव घोषित किया गया है? मुखवा गांव। मुखवा और खरसाली बहुत फेमस है, गंगा और यमुना की जो डोलियां शीतकाल में है इन्हीं गांव में रहती हैं। तो मुखवा गांव को आध्यात्मिक गांव के रूप में, आपका आध्यात्मिक पर्यटन गांव के रूप में डेवलप किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा 2025 तक लखपति दीदी योजना में कितनी महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है? लखपति दीदी योजना ये स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 2025 तक 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। देवस्थल में स्थापित एशिया की सबसे बड़ी लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का व्यास कितना है? ये जो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है इसका जो व्यास है वो आपके 4 मीटर का व्यास है। 4 मीटर व्यास की टेलीस्कोप है, ये बहुत बड़ी है, एशिया की सबसे बड़ी है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले में कीड़ा जड़ी संकलन केंद्र खोलने के निर्देश जारी हुए? कीड़ा जड़ी जिसे यारसा गंबू बोलते हैं उसके संग्रहण। पहले तो ये आपका ऐसी जड़ी बूटियों में आता था जो प्रतिबंधित थी, लेकिन सरकार अब इसे लीगलाइज करने जा रही है, इसका संग्रहण केंद्र खोलने जा रही है। वहां पर लोग ऊंचे हिमालयों से इस जड़ी को इकट्ठा करके अपना बेच सकते हैं। तो यह आपका संकलन केंद्र बन रहा है चमोली में। अगला क्वेश्चन है, तिलपिया मछली के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक्वा पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? एक्वा पार्क बनाया गया है आपका उत्तराखंड के सितारगंज में। उत्तराखंड सरकार द्वारा ए हेल्प कार्यक्रम किस क्षेत्र में किया गया है? ई हेल्प कार्यक्रम, ई हेल्प कार्यक्रम, ए हेल्प
कार्यक्रम आपके पशुओं के संरक्षण के लिए आरंभ किया गया है। तो ये 40 क्वेश्चन उत्तराखंड के हैं, आपने देख ही लिए होंगे। बहुत ही विविधतापूर्ण और आपके सिलेबस को कवर करते हुए बनाए गए हैं। जैसे क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग आपका आयोग बनाता है वैसे की गई है। अगर आप इस पूरे पेपर में 70 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो ये सोचिएगा कि आप बहुत मजबूत दावेदार हैं। और हमारी जो सीरीज है उस सीरीज को आप करके देख लीजिएगा, 10 सीरीज का आप खुद रियलाइज होने लग जाएगा आपको कि क्या स्थिति है। और ऐसा भी नहीं है कि हम सीरीज बेच रहे हैं किसी को, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ मिल जाता है, वहां से आप करके यूट्यूब से इसका मिलान कर सकते हैं। चैट जीटीपी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए गीगा चैट नामक एआई किस देश ने लॉन्च किया? हाल ही में चैट जीटीपी जो अमेरिका ने आपका लॉन्च किया था, उसके एआई के लिए आपका रूस ने एक प्रतिस्पर्धा करने के लिए गीगा चैट नाम का एआई लॉन्च किया है। यह है आपका रूस का गीगा चैट नाम से, ये इसका आपका प्रतिस्पर्धी होगा। नीति आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 जो अभी चल रहा है, मार्च 24 तक चलेगा, 31 मार्च के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर का अनुमान कितना लगाया है? 6.5% रहेगी विकास दर, ऐसा अनुमान है किसका? नीति आयोग का। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत किस राज्य के गांव को 100% खुले में शौच मुक्त ODF प्लस घोषित किया गया है? तेलंगाना ऐसा गांव बन गया है जिसे ODF प्लस का दर्जा दिया गया है। 100% क्या हो गया है? इसके सारे गांव क्या हो गए हैं? खुले में शौच मुक्त हो गए हैं। अगला, एशियाई गिद्धों के लिए विश्व का पहला संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? एशियाई गिद्ध जो आपके सेव प्रोग्राम चल रहा है, सेव एशियन वेल्चर्स नाम से, क्योंकि गिद्धों की प्रजाति बहुत ही आपके खतरे में चली गई है। बहुत सारी प्रजातियां इसकी विलुप्त हो चुकी हैं। इसके पीछे आपको पता है, मरे हुए जानवरों के शरीर में जो दर्द निवारक दवाइयां डाइक्लोफेनेक होती थी, उसके जो अवयव रह जाते थे, अंश रह जाते थे जानवर के, और उसे खुले में छोड़ देते थे मरने के बाद, तो उसी का मांस खाने के कारण बहुत सारे आपके जो गिद्ध हैं वो मर गए। इससे इनके ऊपर बहुत बड़ा संकट है। तो गिद्धों को बचाने के लिए एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है भारत में, सेव एशियन वल्चर नाम से। तो उसका पहला जो आपका विश्व का पहला संरक्षण प्रजनन केंद्र जो खोला जा रहा है वो महाराजागंज यूपी में खोला है। ठीक है, महाराजागंज ही उसको एक ही बात है, महाराजागंज यूपी में। तो इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त करने वाली बसोहली चित्रकारी का संबंध किस क्षेत्र है? बसोहली चित्रकारी जैसे हमारी आपका ऐपण चित्रकारी है, वैसे ही बसोहली चित्रकारी को आपका जीआई टैग मिला है अभी कुछ समय पहले, बहुत सारी चीजों को दिया है। तो ये बसोहली जो आपका चित्रकारी है ये जम्मू कश्मीर की लोक चित्रकारी है, इसे जम्मू कश्मीर का जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक सैन्य व्यय में, मतलब विश्व स्तर पर सेना पर जो सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है उसके आधार पर भारत का कौन सा स्थान है? देखो, अमेरिका है, रूस है, चीन है, ये टॉप 3 है। चौथा देश जो सैन्य व्यय सबसे ज्यादा करता है, हथियारों की खरीद ही नहीं, ओवरऑल सैन्य व्यय, वो आपका इंडिया चौथे नंबर पर है, अमेरिका पहले नंबर पर। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंप्यूटर भाषा नहीं है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंप्यूटर भाषा पास्कल नहीं है, बाकी जावा है, C++ है और पाइथन है। ये 3 की 3 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंप्यूटर लैंग्वेज है। एक प्रोग्राम जो कंप्यूटर का उपयोग करना आसान बनाता है, कंप्यूटर के उपयोग को कौन आसान बनाता है बताइए? ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हमारे सामने विंडो दिखती है उसमें चीजों को चलाने के लिए जो प्रोग्राम बनाया गया होता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो वही सरल बनाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का वह स्थान जो लोड और वर्क का कार्य करता है, लोड भी लेता है और वर्क भी करता है, तो वो कौन होता है? रैम। कौन होता है? रैम। रोम तो क्या है? रीड ओनली मेमोरी है, वो तो फिक्स है। रैम क्या करता है? जिस समय हम प्रोसेसिंग करते हैं उस समय प्रोसेसिंग के लिए भी काम करता है और लोड भी उठाता है उसका और वर्क भी करता है, तो रैम होगा। ये क्वेश्चन किसी दूसरे संदर्भ में आपका पूछा जा चुका है, जिसको लेकर के लोग बहुत बहस कर रहे थे कि ये गलत होगा, पिछले ही किसी पेपर में पूछा है उत्तराखंड के। इस
भारत का परम नामक सुपर कंप्यूटर स्थित है। परम सुपर कंप्यूटर भारत का सीडेक पुणे में है। अगला, कुल जनसंख्या तथा कुल भूमि के मध्य अभिव्यक्त करता है, अनुपात अभिव्यक्त करता है। क्या कहते हैं? कुल जनसंख्या और कुल भूमि, मतलब एक देश में कुल कितनी भूमि है और उसका जनसंख्या के साथ क्या अनुपात है उसे। जैसे हमारे देश में विश्व की टोटल आपका 17% आबादी निवास करती है, लेकिन यहाँ पर विश्व की कुल भूमि का केवल 2.4% ही है। तो भारत का ये जो अनुपात है अधिकतम जनसंख्या का कम आपके भूमि से, या दूसरे देश का ये अलग हो सकता है, तो उसे कहा जाता है कायिक घनत्व। कायिक घनत्व कहा जाता है। अगला, स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा का अवमूल्यन किस वर्ष हुआ था? स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था 1949 में। अवमूल्यन का मतलब नोटबंदी नहीं है, विमुद्रीकरण है। ये क्या है? आपका अवमूल्यन। अवमूल्यन का अपने जो मुद्रा है उसके मूल्य को जानबूझ करके कम कर देना, उसकी वैल्यू को कम कर देना, ताकि आयात बढ़ाया जा सके। जैसे हम नेपाल में जाएंगे तो हमारे 100 रुपये में इंडिया में जितनी चीज़ें आ रही है नेपाल में उससे ज़्यादा आ जाएंगी। तो हम नेपाल से खरीद करके उनसे निर्यात करेंगे, हमारे लिए आयात हो गया। तो अगर हम मान लो अपनी मुद्रा का मूल्य घटा देते हैं तो अमेरिका के लोगों के लिए भारत की चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, तो यहाँ से ज़्यादा मंगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसा तब सही है जब आपके चीजें सही चल रहे हो और लेकिन निर्यात बढ़ावा ना मिल रहे हो। आप मुद्रास्फीति के टाइम में ऐसा करेंगे तो वो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। तो पहला अवमूल्यन 1949 में हुआ था स्वतंत्र भारत का। भारत सरकार ने बीमा व्यवसाय नियामक के रूप में गठित किया है। बीमा व्यवसाय को कौन नियामक है? बैंक व्यवसाय का आरबीआई है। शेयर बाजार का कौन है? सेबी। और आपका जो टेलीकॉम बाजार है उसका कौन है? ट्राई। इरडा, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये आपका इरडा क्या करती है? इंश्योरेंस मार्केट को रेगुलेट करती है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? जो एशियन यानी कि एशिया विकास बैंक है उसका मुख्यालय है फिलीपींस की राजधानी मनीला में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? यदि किसी विधेयक पर आपसी मतभेद हो जाता है लोकसभा और राज्यसभा और विधेयक पास करना जरूरी है, तो भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, लेकिन उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये ध्यान रखिएगा 108 के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में वर्णित न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है? न्यायिक विधि बनाना नहीं है। संसद विधि बना सकती है, ये भी नहीं है। न्यायपालिका अपनी विधि समाप्त कर सकता है, ये भी नहीं है। न्यायपालिका विधायिका की विधि को समाप्त कर सकता है। यदि संसद ने कोई ऐसा कानून बना दिया है जिससे लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो संसद विधायिका को आदेश दे सकती है कि इस कानून को या तो चेंज करिए या हम समाप्त कर देंगे। जैसे 2015 में न्यायिक नियुक्ति आयोग लेकर के आई थी सरकार, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू लेकर के उसे समाप्त कर दिया, क्योंकि उन्हें न्याय उचित नहीं लगा, संवैधानिक नहीं लगा। उन्हें लगा कि इससे कार्यपालिका का हस्तक्षेप बढ़ जाएगा न्यायपालिका में, इसीलिए उसे बाहर कर दिया। तो इसका सही आंसर ये होगा, सॉरी ये होगा, न्यायालय विधायिका की विधि को समाप्त कर सकता है या उसे स्थगित करवा सकता है, चेंज करवा सकता है। नीति निदेशक तत्व किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? किसके लिए उत्तरदायी है नीति निदेशक तत्व? राज्य के लिए। लिखा ही है राज्य के नीति निदेशक, ये इसके उत्तरदायित्व है। उत्तरदायी नहीं, किसके लिए उत्तरदायित्व है? किसके उत्तरदायित्व है ये? राज्य के। राज्य के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो अपने राष्ट्र, राज्य या देश के लोगों के प्रति जिम्मेदार बनाती हैं उसे, तो ये राज्य के लिए है। अगला क्वेश्चन है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? राज्यसभा, क्योंकि वो तो उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है, उसका राज्यसभा से कोई लेना देना नहीं है। जो भी व्यक्ति भारत में भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा वो स्वतः ही क्या हो जाएगा? भारत का राज्यसभा का पदेन सभापति हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत का कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? इस पर संविधान में कहीं कुछ नहीं लिखा है। अनलिमिटेड, ऐसा नहीं अमेरिका की तरह 2 ही बार बने, वहां अधिकतम कार्यकाल 2 कर सकता है एक राष्ट्रपति। भारत में ऐसा कुछ नहीं है, कोई व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। सिंधु घाटी के लोग सामान्यतः किस पशु से परिचित नहीं थे? गाय। गाय का उल्लेख नहीं मिलता है सिंधु घाटी। घोड़ा है, राणा हुंडई से मिला हुआ है घोड़े की अस्थियां और उसकी प्रतिकृति, बाकी एकाध स्थानों से और भी मिली है। गाय ऐसा पशु है जिसका उल्लेख है ही नहीं, ऋग्वेद में होता है। ऋग्वेद में इसे क्या कहा गया? अधन्य, न मारे जाने योग्य। गाय बहुत बड़ा पशुधन बन गया था, ऋग्वेदिक काल में गाय का महत्व बहुत बढ़ गया था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में गाय नहीं था। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने किसके प्रभाव में आकर जैन धर्म अनुयायी बन गया था? मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जो पहला सम्राट था, वो अपने जीवन काल के अंतिम दिनों में बौद्ध भिक्षु हो गया था और नीचे दक्षिण में सरवणवेल बोला चला गया था कर्नाटका के, वहीं चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर उसने संलेखना विधि से, संलेखना मतलब जैन धर्म में प्राण त्यागने के लिए निर्जर व्रत होता है, जब तक प्राण ना निकल जाए अन्न जल छोड़ दिया जाता है, उसी विधि से प्राण त्यागे थे। तो वो भद्रबाहु के संपर्क में आ गया था। भद्रबाहु आपका बहुत महान जैन मुनि था, जो आपका जो दिगंबर संप्रदाय है उसका नेतृत्व करता था, क्योंकि जैन धर्म में जब विभाजन हुआ था तो उसमें श्वेतांबर और दिगंबर 2 निकल के आए थे। दिगंबरों का नेतृत्व भद्रबाहु ने करा, ये दक्षिण चले गए। स्थूलभद्र ने आपका श्वेतांबरों का नेतृत्व करा, ये उत्तर में रहे। तो दक्षिण में इसके साथ चले गए थे जैन मुनि बन करके चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है, अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? अजंता चित्रकारी, अजंता की जो चित्रकारी है वो है बौद्ध धर्म पर। एक्चुअल में बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई, पूर्व जन्मों से जुड़ी हुई जो काल्पनिक कथाएं, जिन्हें जातक कथाएं बोलते हैं, वो जातक कथाएं इनकी विषय वस्तु है। 550 के लगभग ये जातक कथाएं हैं और बौद्ध धर्म में इनका बहुत महत्व है। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं कहा जाता है, तो यहाँ का चित्रांकन उन्हीं पर आधारित है। चैतन्य महाप्रभु का संबंध किस प्रांत से था? चैतन्य महाप्रभु, जिन्हें गौड़ीय संप्रदाय का आपका संस्थापक माना जाता है, वैष्णव धर्म के अनुयायी हुए, जिन्होंने मूर्ति पूजा का कभी विरोध नहीं करा और भारत में जो आपके पूजा की कीर्तन शैली है उसके जन्मदाता भी थे, और जो अलाउद्दीन हुसैन शाह है बंगाल का शासक, उसके समकालीन थे, तो इनका संबंध बंगाल से था। अगला क्वेश्चन है, भक्तिकालीन संत थे चैतन्य महाप्रभु। भारत में पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? महिलाओं के लिए भारत में पहला विश्वविद्यालय बना था आपके डीके कर्वे। डीके कर्वे के द्वारा भारत में पहला महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। अगला, 1956 के कैबिनेट मिशन के 3 सदस्यों में से कौन नहीं था? 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था अंग्रेजों का, कैबिनेट मिशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें 3 जो सदस्य थे, 3 के 3 ब्रिटेन की संसद में कैबिनेट मिनिस्टर होते थे, इसीलिए इसे कैबिनेट मिनिस्टर। पैट्रिक लॉरेंस तो इसके अध्यक्ष थे ही थे, और एबी अलेक्जेंडर और स्टैनफोर्ड क्रिप्स, क्रिप्स एक बार पहले भी आ चुके थे 42 में, क्रिप्स मिशन जिसे बोला जाता है, ये तीनों से मिलकर के बना था कैबिनेट मिशन। इसमें लॉर्ड एमरी नहीं थे, तो इसका सही आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुख्य रूप से कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट है? मुख्य रूप से, वैसे तो 4 गिने जाते हैं, पर भारत में मुख्य रूप से 2 ही जैव विविधता हॉटस्पॉट है। एक है पश्चिमी घाट सह्याद्री पर्वतमाला, और दूसरा आपका पूर्वोत्तर हिमालयी भाग, वही 2 हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट होने के लिए 2 शर्तें अनिवार्य हैं। पहला, जिस स्थान को जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित किया जाता है वहां कम से कम 1500 प्रजातियां स्थानिक होनी चाहिए जो वहीं पाई जाती है। दूसरा, उस क्षेत्र में मानवीय गतिविधियों के कारण 70% जैव विविधता नष्ट हो चुकी हो, ऐसे स्थानों को जैव विविधता हॉटस्पॉट या फिर जैव विविधता तप्त स्थल कहा जाता है। तो भारत में ऐसे 2 ही स्थान हैं। भारत के किस राज्य में लैगून झीलों को कयाल कहा जाता है? भारत में पश्च जल या कयाल, आपके लैगून झीलों में किसको कहा जाता है? कयाल कहा जाता है केरला में, जैसे बेम्बनाथ झील वगैरह हैं, उन्हें केरला में कयाल कहा जाता है। भारत के किन वनों में साल का सर्वाधिक आच्छादन है? साल, भारत के जो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है उनकी मुख्य वनस्पति है। सम्मिलित रूप से आपके शुष्क पर्णपाती और आर्द्र पर्णपाती दोनों में मिलता है, लेकिन लीडिंग वृक्ष है वो आपका शुष्क पर्णपाती का, इसमें भी पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से ये इसकी वनस्पति है, उष्णकटिबंधीय शुष्क
पर्णपाती वन यानी कि पतझड़ वन बोलते हैं, या मानसूनी वन जिन्हें हम बोलते हैं उनकी। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ था? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय जो आपका मेन टाइम है वो तो आपके ग्रीनविच से गुजरता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इससे ठीक 180 डिग्री पूर्व में जो हमारा बेरिंग जल संधि है उससे होकर के गुजरती है, तो वहां से तय होता है। जब वहां सूरज पहुंचता है और उसको पार करता है तो नया दिन स्टार्ट होता है, तिथि बदल जाती है उसके साथ ही। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा आपका 1884 में स्थापित की गई थी। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से लेकर के ग्रीनविच तक का जो स्थान है वो पूर्वी देशांतर है। ग्रीनविच से फिर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा तक पुनः जो स्थान है वो आपका पश्चिमी देशांतर है। प्रति व्यक्ति सर्वाधिक जल विद्युत का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? प्रति व्यक्ति सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन करता है नॉर्वे। वैसे तो दुनिया भर में सबसे ज्यादा जल विद्युत उत्पादन करता है चीन, परंतु प्रति व्यक्ति में नहीं होती क्योंकि इसकी आबादी बहुत ज्यादा है। नॉर्वे प्रति व्यक्ति जल में सबसे ज्यादा। अब है रीजनिंग। किसी कूट भाषा में प्ले को PLAY को QNDC लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? PQ यानी कि 1 प्लस है, फिर L से क्या लिख रहा है? N, LMN 2 प्लस है, फिर A को क्या लिख रहा है? D 3 प्लस है, फिर Y को XYZ ABCD 4 प्लस है। तो ये सीरीज बन रही है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। M का क्या हो जाएगा? N है किसी के फर्स्ट में, 3 में। A का क्या बन जाएगा? C, K ABCD EFGHIJ K LMN। तो ये वाला जो ऑप्शन मिल रहा है E का क्या बन जाएगा? 4, EFGHI प्लस 4, ये आई, तो इसका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपका एक चित्र दिया है, जो ब्लैंक है उसे आपने भरना है। तो इसमें दिया है प्रश्नवाचक के स्थान पर सही संख्या होगी 64, 16। बाहर के राउंड में आपका ये संख्या दी है, बीच में 22 दिया है। क्या क्या है देख लो। 64 का वर्गमूल कितना है? 8। 16 का 4, 1 का 1, 81 का 9, इनको कर दिया ऐड, 8 4 12 1, 13 और 9 22। तो हम यहाँ भी करते हैं। इसका कितना? 5, इसका 3, 4 का 2, 49 का 7, 5 3 8 2 10 7 17। तो इसका सही आंसर होगा 17। अगला क्वेश्चन है, ए को लिखा जाता है 15 और 15 को कोष्टक में लिखा है 225 और फिर लिखा है 2601। बी को लिखा है 13, 169, 901। सी को लिखा है 11, 121। फिर क्या लिखेगा? अब देखो यहां तक तो समझ में आ रहा है। 15 का वर्ग करा है, 15 का वर्ग करा है, 13 का वर्ग करा है और उसके बाद 11 का वर्ग करा है। ये किस वजह से आई है? इस संख्या को उल्टा करने से। ये 51 का वर्ग है, देखो ये 31 का वर्ग है। तो अगर हम 11 को उल्टा भी करें तो भी वो 11 ही रहेगा। तो यहां पर क्या आना चाहिए? 121। तो ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट टीम की औसत आयु 25 वर्ष है। इसमें से 22 और 25 वर्ष आयु के 2 खिलाड़ी के स्थान पर 21 वर्ष और 26 वर्ष के 2 खिलाड़ी आ गए। अब टीम की औसत आयु क्या होगी? अभी हम औसत आयु कितनी है? 25 वर्ष। इसमें से कितने चले गए? 22 और 25 वर्ष के 2 खिलाड़ी। तो टोटल कितने वर्ष माइनस होंगे? 22 प्लस 25 वर्ष, 2 खिलाड़ी चले गए हैं, तो ये 47 वर्ष क्या हो जाएंगे टोटल में से माइनस। आए कितने हैं? आए कितने हैं ये भी देख लेते हैं। आए कितने हैं? 21 और 26। 21 प्लस 26, ये भी कितना हो गया? 47। तो इसका मतलब जितने वर्ष के गए थे उतने ही वर्ष टोटल में आ गए। अब 2 का अंतर क्या है उससे मतलब नहीं है, क्योंकि ये ले रखा है इसने औसत। तो हमें औसत में जोड़ना है तो हमने 11 का ही गुणा करना पड़ेगा, 11 का ही भाग देना पड़ेगा। 47 वर्ष माइनस हुआ, 47 ही प्लस हो गया, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। कितने का कितना वर्ष रह गया? 25 का 25 वर्ष। जिस प्रकार योद्धा का संबंध है साहस से, रणक्षेत्र का संबंध होगा सेना, घोड़ा, रथ या जिस प्रकार एक योद्धा साहस के कारण किस में जाता है? लड़ने के लिए जाता है, उसी प्रकार रणक्षेत्र में सेना के साथ लड़ने के लिए जाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा सेना।
बाकी सेना के तथ्य हैं, ये घोड़ा है, रथ है, हथियार है, ये सब सेना के अंग होते हैं। सेना इसमें कंप्लीट शब्द है। राम एक मारुति कार द्वारा और श्याम रेसिंग कार द्वारा दिल्ली से पटना आते हैं। मारुति की रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटा है और रेसिंग कार की रफ्तार 210 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब 12 मिनट बाद दोनों के बीच कितने किमी का अंतर होगा? तो 1 घंटे में एक चलता है 210 किलोमीटर और एक चलता है 10 किलोमीटर। तो 1 घंटे में दोनों के बीच कितने का अंतर हो जाता है? 100 घंटे का। 1 घंटे में 100 किलोमीटर का कितना हो जाता है? 100 किलोमीटर का। तो 12 मिनट में कितना होगा बताइए? तो 12 मिनट में होगा 100 गुणा किसका करना हमें? किसका करना है? 12 मिनट का निकालना है। तो 12 मिनट की जो हमने काउंटिंग लगानी है वो 60 से 0 से 0 कट गया, 6 से 12 कट गया, 2 बार 10 गुना 20। तो इन दोनों के बीच 12 मिनट में, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट में अगर 100 का होता है तो 12 मिनट 60 का 5वां हिस्सा है, तो 100 का 5वां हिस्सा क्या होगा? 20। अगला, राकेश और मुकेश हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। राकेश और मुकेश हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। मुकेश और सुरेश फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। इनमें से कौन क्रिकेट नहीं खेलता है, ये पूछ रहा है। चलो, इसमें क्या कहा उसने? राकेश और मुकेश हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, तो ये बना देते हैं हम फुटबॉल का, ये हॉकी का। हॉकी और ये फुटबॉल। तो ये कौन खेल रहा है? राकेश। और हॉकी कौन खेल रहा है? फुटबॉल कौन खेल रहा है? मुकेश। ये दोनों खेल रहे हैं। मुकेश और सुरेश फुटबॉल खेलते हैं, तो ये मुकेश तो खेलता ही है, सुरेश भी खेलता है फुटबॉल। तो इसमें से कौन क्रिकेट, फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं कह रहा है, तो ये क्रिकेट भी खेलता है। सुरेश कौन खेलता है? सुरेश यहां होना चाहिए। सुरेश क्रिकेट भी खेलता है। अब बताओ, मुकेश तो ऐसा है इनमें से जो दोनों खेलता है। राकेश 2 चीजें तो खेलता है, क्रिकेट नहीं खेलता। सुरेश क्रिकेट नहीं खेलता और ये दोनों खेलता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो क्या कह रहा है? इनमें से क्रिकेट नहीं खेलता है। तो राकेश एक ऐसा खिलाड़ी है जो क्रिकेट नहीं खेलता है, क्योंकि ये दोनों क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा राकेश। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए मैट्रिक्स में प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगा। मैट्रिक्स में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा कह रहा है। देखो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है? 7 5 12, 9 1 10, 16 6 22, नहीं, 12 2 22 और 2 24, 7 1 8 24, तो इसे भी हम 24 बनाते हैं। 5 6 11 11 24 13, तो इसका सही आंसर 13 होगा। अगला क्वेश्चन है, लड़कों की एक पंक्ति में हर्ष बाईं ओर से 15वां है और राजन दाएं से 7वां है। यदि वो अपना स्थान बदल लें तो हर्ष बाएं से 20वां हो जाता है, तो पंक्ति में लड़कों की संख्या कितनी है? अब ये क्या कहा इसने? यहां से लड़कों की पंक्ति में हर्ष बाईं ओर से 15वां है, यह है हर्ष, और इधर से जो आपका राजन है उसका स्थान है 7वां। राजन का स्थान है 7वां। यदि वो अपना स्थान बदलते हैं तो हर्ष बाएं से ही 20 हो जाता है। अभी तक 15 में था, यहां आता है तो ये 20 हो जाता है। तो इनके बीच कुछ लोग रहे होंगे तभी चेंज हुआ है। तो ये आपका क्या हो गया है? अब ये यहां से 20 हो गया है। अब राजन को छोड़ दो आप। यहां तक अभी तक जो राजन का नंबर था तो वो 7वां था, क्योंकि ये राजन के स्थान पर आया है। तो दाएं से ये 7 है, बाएं से 20 है। यहां से इस स्थान की गणना करने पर ये कितने हैं? 20। यहां से करने में कितने हैं? +7, तो ये टोटल कितने हो गए? 27। लेकिन ये स्थान पर ये यहां से भी गिन लिया गया है, यहां से भी, जबकि स्थान एक ही है, तो माइनस क्या कर देंगे? 1। तो इस पंक्ति में टोटल लोग होंगे कितने? 26। कितने लोग होंगे? 26। अगला क्वेश्चन है, दी गई अक्षर श्रृंखला में के खाली स्थानों के क्रम में रखने पर अक्षरों का कौन सा सेट आएगा? सेट कभी भी बनाते हैं तो हम उसमें
आपके सेटों को पहले गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। या तो ये 3 3 के सेट बनेंगे या 4 4 के। अगर हम 4 के बनाते हैं तो यहाँ अंडरलाइन कर लेते हैं, सुविधा हो जाएगी। 4 1 2, ब्लैंक में भी कुछ आएगा, 4 फिर 4। तो अब आप ये बताइए जी के आगे क्या है हर जगह, ई, ई, तो ये बन गया ए सी ई जी। अब ए के बाद क्या है, सी, ए सी ई जी, और सी से पहले क्या है देखिए ए, तो ए सी ई जी। तो पहले वाले में क्या भरा आपने, ई, दूसरे वाले में क्या भरा, सी, तीसरे वाले में क्या भरा, ए। तो ये सही है। सेट को कभी भी डिवाइड कर लो, 5 का बनता है तो 5 का, 3 का बनता है तो 3 का, 4 का बनता है तो 4 का। हिंट यही मिल जाती है। जैसे हमने यहाँ जी से पहले हिंट खींच, क्योंकि 2 जगह ही से जी से पहले ई दिया हुआ था, तो यहाँ भी ई ही आएगा। तो इस तरीके से सॉल्व, ये 100 क्वेश्चन है, इन्हें आप सॉल्व करके हमें कमेंट्स करिएगा कि कैसा आपको लगा है। और दूसरी चीज, आप इससे अपना आकलन करके हमें अपने नंबर भी लिख करके भेजिए।